हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा का दूसरा पार्ट। अब तक हम लोग पढ़े कि किस प्रकार सौर्य की ऊर्जा द्वारा हमें लाभ पहुंचता है। सूर्य का ऊर्जा जो है वो हमेशा बना रहता है, आप जहां भी चले जाइए आपको ये ऊर्जा मिल जाएगा। लेकिन गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो ऊर्जा है इसे हम जितना भी इस्तेमाल करते हैं ये ख़त्म होता जाता है और ये हमारे लिए तथा पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक हो जाता है। लेकिन सौर्य से प्राप्त ऊर्जा, पवन से प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, हम जितना भी इसका इस्तेमाल करते हैं ये बना रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है और ना इससे हमें नुकसान होता है मानव जीवन को और ना ही पर्यावरण को इससे कोई हानि होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। पवन ऊर्जा जो है हवा जो चलता है, बहता हुआ हवा से प्राप्त किया गया ऊर्जा है। वायु निःशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है। ये जो वायु जो है बिना पैसे का मिलता है और हर जगह प्रचुर मात्रा में हमें मिल जाता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है और पवन ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और ना ही ये इससे हमें हानि होता है। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हवादार जगह जहाँ पे बहुत तेज हवा चलता है उस जगह पे पवन चक्की को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इन चक्कियों के द्वारा वायु का जितना तेज गति होगा उसी प्रकार हमें ऊर्जा भी प्राप्त होता है। इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है और जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन इसे कर दिया जाता है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक कारगर विकल्प है। यहाँ पे उत्सर्जन का अर्थ है निकलना और कारगर मतलब असरदार। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है और कम करने का एक कारगर विकल्प है, असरदार विकल्प है। पवन ऊर्जा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होता है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं होती और इसमें जो है इससे पर्यावरण को कोई भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई जहरीली गैस नहीं निकलती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव सुरक्षित है। संयंत्रों मतलब मशीनों का, मतलब पवन ऊर्जा का जो मशीन है इसका निर्माण और इसका रखरखाव भी बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है, इससे किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होता है। इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। बताइए जो है इस प्रणाली को कहीं भी आप लगा सकते हो, जहाँ पे बहुत तेज हवा चलता है आप वहाँ पे कहीं भी लगा सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पे तेज हवा चलता है, बस हवा का होना जरूरी है। इसके लिए ना तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और ना ही यह अधिक खर्चीली है। बोलते इसके लिए बहुत बड़ा जमीन का जरूरत नहीं है और ना ही ये खर्चीला है, ये बहुत ही कम खर्चीला और कम जगह में भी इसे लगाया जा सकता है। इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जाता है। मतलब इसलिए पवन ऊर्जा में जो है बहुत कम पैसा खर्च होता है, बहुत कम खर्च और उपयोगी ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। तो पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा से हमारे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होता है और ये ऊर्जा हमेशा हमें मिलता रहता है। जल विद्युत ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा। गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। गिरते हुए या बहते हुए जल से जो हम शक्ति प्राप्त करते हैं
उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। डैम देखे होंगे, डैम में पानी को इकट्ठा करके उसे गिराया जाता है और उसके द्वारा बिजली बनाई जाती है, इसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। विश्व में जितना भी शक्ति प्राप्त होता है उसका 1/3 भाग जो है जल विद्युत से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सब जगह पर्याप्त मात्रा में पानी है और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है, जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। बोलते हैं यहाँ पे पानी को रोक के डैम बनाया जाता है, फिर खुली नहर के द्वारा उसे बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। निहित का अर्थ है अंदर स्थित, और पानी के अंदर जो स्थित है गतिज ऊर्जा, जो प्रेशर से आता है, तीव्र गति से जो शक्ति आती है, उसे उपयोग कर बिजली घर तक ले जाया जाता है और बड़े बड़े टरबाइन इससे चलाए जाते हैं। जितना ही प्रेशर से ये पानी गिरता है उतना ही हमें बिजली प्राप्त होता है। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है और इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है, बिजली में परिवर्तित कर दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभकारी है। और ये जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ के प्रकोप को रोकता है ये, और पीने का पानी हमें देता है। मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छा है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। सुदूर क्षेत्रों में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी उपयोगी है और ऐसे स्थान के लिए भी उपयोगी है जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है या फिर कुछ सुख सुविधाएं नहीं है। उस प्रकार के पिछड़े क्षेत्रों के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए भी ये योजना जो है बहुत ही उपकारी है। ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। अब ज्वार भाटा, समुद्र की लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा बोलते हैं। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरने दोनों स्थितियों में विद्युत शक्ति पैदा होती है। ये चाहे लहर जो है जितना भी ऊपर जाए या नीचे आए, दोनों तरीके से बिजली उत्पादन होता है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं और ज्वार भाटा ऊर्जा को लहर ऊर्जा भी कहते हैं। हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग प्राप्त हो पाया है। ये जो ज्वार भाटा से प्राप्त जो ऊर्जा है वो हम बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, किंतु निकट भविष्य के लिए इसमें अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। लेकिन निकट भविष्य में अगर ऊर्जा की समस्या हुई तो इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा है कभी समाप्त नहीं होगी। ये हम जितना इस्तेमाल करेंगे ये बढ़ता जाएगा। जैव ऊर्जा। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। ये जो धरती पर है जितने भी वनस्पति, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, उन सब से प्राप्त जो है पदार्थ उसे बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा जो है वो जैव ऊर्जा है। जैसे बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। ये जो बायोमास है वो बहुत पुराना बिजली उत्पादन का स्रोत है ना, ऊर्जा का स्रोत है जिससे हमको शक्ति मिलता है। इसका बहुत पुराना स्रोत है, क्योंकि गोबर गैस, गोबर से जो हमको मिलता ऊर्जा वो बहुत पुराना है, आज का नहीं है। लकड़ी द्वारा, फिर कृषि
खेती बाड़ी करने के बाद जो बच जाता है जड़, उससे प्राप्त ऊर्जा, ये सब बहुत पुराना, आज का नहीं है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा होता रहता है। अब पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से जो खाना बनाते हैं वो रसायन के रूप में, ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता रहता है। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है और इन ऊर्जा को ही हम जैव ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है और जैव ऊर्जा का उपयोग जो हम कई प्रकार से करते हैं, ठोस रूप में, द्रव्य रूप में, गैस रूप में। तो ठोस रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं? खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, अपशिष्ट का अर्थ है खेती करने के बाद जो बचा कुचा सामान रह जाता है, जब फसल कट जाती है और जो बच जाता है उससे हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे बोला गया। घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं, वो ठोस रूप में, इससे ऊर्जा निकलती है। द्रव्य रूप में पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का प्रयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है। और द्रव्य के रूप में, लिक्विड के रूप में, हम पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल, वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, या तो सीधा उसका उपयोग कर लेता है, उसको थोड़ा सा चेंज करके हम लोग गाड़ी में उसको पेट्रोल के विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं। और गैस रूप में पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। पशुओं से मिले व्यर्थ पदार्थ मतलब गोबर, कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में डालकर उसे बदल दिया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ इससे डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं। इसका तो रसोई में हम उपयोग करते हैं, है ना, गोबर गैस के रूप में, लेकिन इससे डीजल और पंप भी चलाया जा सकता है, डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं। गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है और इसका इस्तेमाल करने के बाद जो बच जाता है उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निश्चित है कि आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा पारंपरिक ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा। इस तथ्य को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है। बोलता है ये जो हम पेट्रोल, डीजल इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुछ साल के बाद जो है आने वाली साल में ये सब समाप्त हो जाए, क्योंकि हम उसका इतना इस्तेमाल कर दिए हैं कि वो समाप्त हो रहा है और इसका बहुत गहरा असर पर्यावरण में भी पड़ रहा है। तो बोलते ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो सूरज से प्राप्त है, जल से प्राप्त है ऊर्जा, पवन से प्राप्त ऊर्जा है, ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा और अब भविष्य में इन्हीं ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है। और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इन सब को बचाए रखना, इन सब में बैलेंस बना के रखना अति आवश्यक है कि अधिक हम इन ऊर्जा का इस्तेमाल ना करें, कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, इस सब का, और जितना हो सके वो प्रकृति से प्राप्त, सूरज की गर्मी से प्राप्त, पवन से प्राप्त, जल से प्राप्त इन्हीं ऊर्जाओं का इस्तेमाल करें, जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो और जलवायु में भी परिवर्तन ना आए। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सभी देश प्रयासशील है। और ये इसे बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, ये जो इन आजकल कैसे देखते हो ना, गर्मी के समय ठंडा, ठंडा के समय गर्मी, बारिश के समय धूप, मतलब जलवायु कैसे परिवर्तन हो रहा है, अजब गजब हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, मतलब बैलेंस में नहीं है। और पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है।
निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है। बोलता है ये जरूरी है कि 21वीं सदी का स्वरूप जो है अक्षय ऊर्जा पर ही निर्धारित होगा, क्योंकि अक्षय ऊर्जा जो है वो भविष्य का ऊर्जा है और इससे कोई भी प्रकार का कोई हानि नहीं है और ये लंबे समय तक हमें मिलता रहता है और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है। और बोलता है अक्षय ऊर्जा जो है भविष्य की ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होता है और हमेशा बना रहता है और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कर ही हम आगे विकास कर सकते हैं और विकास का यही एक अनोखा तरीका है। तो बच्चों ये अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट हम आपसे क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।